People are calling it Hindu Code Bill. Do you agree with the statement? Well, if you read that bill, it contains unnecessary details. ये mostly ये मैरिज का प्रोविजन हो, डाइवोर्स का हो, या फिर ये सक्सेशन वाला हो, इंटरस्टेट sort of succession and all that kind of thing. ये सारी चीजें बिल्कुल हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट के पैटर्न पर बनाया है. उत्तराखंड यूसीसी 2024. First of all, so far as my personal views are concerned, I am always in favor of uniform civil code because there should not be many different laws and all that in our country. There should be, as far as possible, there should be uniformity. लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन ये प्राइवेसी के अगेंस्ट है. इस पर आपका क्या कहना है सर? जब मेजॉरिटी अटेन करते हैं तो 18 ईयर में, जब आप डिसाइड करते हैं कि हु शुड बी द रूलर, दैट मींस यू हैव द राइट टू वोट. यस. लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है. किस पर्पस के लिए? पेरेंट्स को इन्फॉर्म क्यों करें? जय हिंद एवरीवन एंड यू आर वाचिंग लॉ स्ट्रीट जर्नल. आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं पीडीटी आचार्य हैं, जो कि जाने माने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और लोकसभा के महासचिव रह चुके हैं. सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है उत्तराखंड यूसीसी बिल. इसको लेकर सर काफी मुद्दे जो है निकल कर आए हैं. खासकर जो चर्चा में इस बिल को लेकर बात आई है वो है लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन. तो पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्राइवेसी के अगेंस्ट है. इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है, ये पहली बार इसको लीगल सैंक्शन मिला हुआ है. तो नहीं तो इट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द मैरिज एक्ट और एनीथिंग. लिव इन रिलेशनशिप दैट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. तो अभी लॉ इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है. तो जब लॉ एक कस्टम या एक प्रैक्टिस को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हो तो इम्पोज करेंगे, वो तो नेचुरल है. Now, whether these restrictions which have been incorporated in the law violate the privacy under Article 21, ये तो हम इस वक्त नहीं कह सकते, क्योंकि इसके जो कंडीशंस है उसमें रजिस्ट्रेशन की बात है, और रजिस्ट्रेशन नहीं है करेंगे तो पनिशमेंट भी है. और फिर दूसरी एक बात यह है कि मैरिजेबल एज जो है 21 मेल के लिए और 18 फीमेल के लिए है. लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में 21 से कम है किसी का भी, मतलब बॉय या गर्ल दोनों में से किसी का भी 21 से कम है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. अब ये तो एक बड़ी अजीब सा प्रोविजन है, क्योंकि मैरिजेबल एज 18 है गर्ल के लिए, और यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में वो 21 से कम है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है. मतलब वो एक अजीब सा एक चीज है. मतलब उसमें वो थोड़ा मेजॉरिटी के, जब मेजॉरिटी अटेन करते हैं तो 18 ईयर में, जब आप डिसाइड करते हैं कि हु शुड बी द रूलर, दैट मींस यू हैव द राइट टू वोट. यस. At the age of 18, you have the right, you acquire the right to get vote. You are declared a major. That means you can take decisions independently of your own. Yes. तो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं उस एज पे. ठीक है, उसका इम्प्लीकेशन तो वही है जी. लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है. किस पर्पस के लिए? पेरेंट्स को इन्फॉर्म क्यों करें? कि क्या पेरेंट्स का परमिशन चाहिए? क्या कुछ क्लियर नहीं है जी. वैसे भी एक प्रोविजन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है. ओके. लेकिन इसके बाद ये कोर्ट डिसाइड करेगा, केसेस तो आएंगे ही, कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या है, और सीक्रेसी को वायलेट करते हैं कि नहीं, वो तो फिर जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद फिर केसेस आएंगे तो उसके ऊपर फिर कोर्ट डिसाइड करेंगे, तब जाके पता चलेगा कि किस हद तक इसमें सीक्रेसी का वायलेशन होता है.
इस वक्त कहना मुश्किल है। इस वक्त कहना मुश्किल है। सर इसके अलावा जिस तरह से स्टेट ने ये बिल लेकर आई है, क्योंकि और एक तरफ हमारे पास सेंटर का जो कानून है, हम आर्टिकल 26 और 29 की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि ये वॉयलेशन है कहीं ना कहीं आर्टिकल 26 और 29 का? 26 का नहीं, 25 का है। 25 एंड 29। 25 मतलब फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, यस यस। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन देखिए ना, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने डिसीजंस में कहा है कि रिलीजन में क्या क्या आता है। जी। रिलीजन में अब यहाँ सवाल ये है कि ये मैरिज, सक्सेशन, इनहेरिटेंस वगैरह वो रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है कि नहीं। ओके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, शिरूर मठ केस से लेके आगे कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो देखेंगे कि एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है या नहीं। अब मैरिज, वेदर इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, ये डिसाइड करेगा कोर्ट। ओके। ये बात है। तो इसमें अब जहां तक मुस्लिम मैरिज की जो का सवाल है जी, अगर मुस्लिम मैरिज और डाइवोर्स और इनहेरिटेंस वगैरह वगैरह जी, whether these practices actually are essential practices of religion, जी, ये देखना होता है। जी। ये देखना होता है, ये तो कोर्ट का काम है। ओके। कोर्ट अपने पास वो अधिकार रख लिया है। ओके। वो शिरूर मठ के केस जो है तमिलनाडु के, वहां से शुरू होकर बाकी बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यही एक अप्रोच लिया है कि हम डिसाइड करेंगे कि वेदर ए पर्टिकुलर प्रैक्टिस। नाउ कुछ साल पहले वो हिजाब का इश्यू आया था। यस यस यस, दैट वाज तो उसमें ये है कि वेदर वेयरिंग ए हिजाब और व्हाटएवर स्कार्फ, whether that is an essential part of the religion. If it is an essential part of the religion, of course then it gets protection under Article 25. तो उसको आप छेड़ नहीं सकते। ओके। वो essential part नहीं है, तब उसको वो आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ओके। तो देखना होता है। एंड आर्टिकल 29 सर? 29 वो तो डिनोमिनेशंस वगैरह का है, वो तो उसका कोई मतलब नहीं। बेसिकली वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो मामला है ना, वही। तो अगर तो हम ये कहें कि सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा अगर यूसीसी बिल हम इम्प्लीमेंट हो रहा है स्टेट की तरफ से, तो स्टेट लॉज और सेंट्रल लॉज में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा? नहीं, वो अलग बात है। वो तो रिपग्नेंसी की बात आती है। जो कानून तो अभी तो सेंट्रल लॉ तो है नहीं इस मामले में। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सेंट्रल लॉ तो है नहीं। वो सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो पार्लियामेंट मेड लॉ। तो उसमें ये है कि सेंट्रल लॉ जब पार्लियामेंट बनाता है उसमें फिर देखेंगे कि सेंट्रल लॉ में जो प्रोविजंस है और किसी स्टेट के जो लॉ है उस प्रोविजंस में कोई अंदर है, कोई अंदर विरोध है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, वो रिपग्नेंसी कहते हैं। तो रिपग्नेंसी है तो फिर स्टेट लॉ जाएगा और सेंट्रल का लॉ जो है वो लागू होगा। यही होता है। तो अभी देखना मुश्किल है क्योंकि सेंट्रल का कोई लॉ है नहीं। सर इसमें मुस्लिम पर्सनल जो लॉज हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को बोल रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अगर ये उनकी हिदायत या उनकी पर्सनल लॉज के अगेंस्ट जाता है तो वो इसको फॉलो नहीं करेंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं, पर्सनल लॉज वर्सेस यूसीसी? नहीं, इसमें तो पर्सनल लॉज के खिलाफ, मतलब वो पर्सनल लॉज के खिलाफ है या क्या है, क्योंकि ये तो एप्लीकेबल टू ऑल। अभी इन्होंने जो बनाया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब देखो ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 44 में तो वो प्रोविजन है।
तो इसका मतलब है पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज जो कानून बना सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। जी तो उत्तराखंड में तो वही हुआ है, जी इन्होंने तो वही किया है। जी दे हैव एक्टेड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के खिलाफ है या नहीं है, नहीं वो तो कोर्ट का काम है, वो तो कोर्ट देखेगा, कोई उसकी चैलेंज करेगा। अब जी जैसे आपने कहा कि आर्टिकल 25 का, जी वो तो देखेंगे कोर्ट की एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं, मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन और इनहेरिटेंस वगैरह जो है ये एसेंशियल पार्ट रिलीजन का है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर ये कानून वैध है। जी अगर है, आर्टिकल 25 को वायलेट करता है तो कोर्ट को उसको स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा। ओके। ये हो। अगर मैं आपसे इस बारे में जानूं, क्या लगता है अभी तक आपको, जो आपने हाल फिलहाल में जितना जाना है इस बिल के बारे में, क्या ये वायलेट करता है या नहीं करता है आपकी नजर में? मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये मैरिज वगैरह तो रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं है जी किसी भी रिलीजन का, जी क्योंकि रिलीजन का मतलब कुछ और है। जी रिलीजन ऑफ कोर्स रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस वगैरह तो रिलीजन का पार्ट है, वो तो कोर्ट ने कहा है। लेकिन मैरिज जो है, वो जो प्रैक्टिस, कस्टम्स वगैरह वगैरह जो है, वो तो मंदिर से या प्लेस ऑफ वर्शिप से कनेक्टेड होता है। वो सब, अब मंदिर की जो रिचुअल्स है, वो सारी चीजें जो कर्मकांड होते हैं, वो सारी चीजें रिलीजन के पार्ट है। लेकिन मैरिज वगैरह तो कुछ और चीज होती है, वो डिफरेंट एक चीज है। तो वो मेरे ख्याल से रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं हो सकता। जी इसमें सर ट्राइबल कम्युनिटीज को एक्सक्लूड किया गया है, तो काफी लोग इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज को क्यों एक्सक्लूड किया गया है। तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सर, आप बताएंगे किस तरह से ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जो लॉज बनते हैं और क्यों, क्या वजह है इसके पीछे इसे एक्सक्लूड करने की? व्हाई ट्राइबल कम्युनिटीज वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूसीसी? मेरे ख्याल से वो तो ज्यादा पॉलिटिकल है, उसका दूसरा कोई कारण तो नहीं है। अगर ट्राइबल्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं तो दूसरे लोगों को क्यों नहीं एक्सक्लूड करते जो दूसरे रिलीजन्स वाले हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में तो वो भी रहते हैं, वो ट्राइबल्स भी, तो उनको भी तो इंक्लूड करना चाहिए with modifications or whatever. So that, you must have a proper discussion, comprehensive discussion with all stakeholders. Only after that you should try this. This is something, which you should not hastily do. तो इसलिए कहते हैं कि ट्राइबल्स को भी इंक्लूड कर लो। ट्राइबल्स को एक्सक्लूड करने का क्या मतलब? If tribals are opposed to it, so are many. So are others. तो अगर आप ट्राइबल्स को एक्सक्लूड करते हैं इसमें ऑन द बेसिस दैट ट्राइबल्स आर अपोज्ड टू इट, दे वांट टू प्रिजर्व देयर ओन सेपरेट कस्टम्स एंड ऑल दैट, अगर अपने जो खास कस्टम्स वगैरह उसको बरकरार रखना चाहते हैं और आप उसको अलाउ करते हैं, तो दूसरे लोग भी तो वही करेंगे। तो वही कहते हैं, तो अभी तो अपने जो पर्सनल लॉस है हम इसको बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये तो है ना, ये पॉलिटिकल स्टैंड है। मुझे लगता है ये पॉलिटिकली एक काइंड ऑफ मोटिवेटेड है, नहीं तो ट्राइबल्स को भी एक्सक्लूड करने का उसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू यू, आई थिंक ट्राइबल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए था यूसीसी। Yeah, they should also be brought in. Any other viewpoints which you want to conclude ki No. how you see overall Uttarakhand UCC 2024? See, first of all, so far as my personal views are concerned, I am always in favor of uniform civil code, because there should not be many different laws and all that in our country. There should be, as far as possible, there should be uniformity, as far as possible. So far as these things are concerned, because the issue of gender equality and such important issues are involved in this, marriage, and then succession, divorce, in all these areas. Otherwise, most of the religious personal laws have been against the feminine gender.
the women. Hmm. Because most of the religions have customs which are against the women, against the basic interests of women, and many of the religions do not recognize gender equality. But there should be gender equality. Man and women, they are equal. They should be equal. That is the thing. So, women should be given equal right in everything. Okay. That is my personal view. And therefore, there is no ground for discrimination against women. There should not be, because Constitution prohibits it. And therefore, my personal view is that uniformity, there should be uniform civil code in our country, because most of the other civil laws are uniform. For example, contract law, law of contract, Transfer of Property Act, wills, all these things are governed by common laws. You have civil procedure code which deals with everybody, which is applicable to everyone. So क्या problem है? Exactly. Some personal laws, personal laws are excluded. But personal laws should also be brought in. But only thing is that you must have a discussion with people with an open mind. That is it. Understand their problems, why they are saying, why they are opposed to it. Understand the problem and try to resolve it. And after that, you bring a law. Parliament can bring a law. There is no problem. Parliament is empowered. Parliament के पास पावर है. कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दिया है लॉ बनाने के लिए. तो पार्लियामेंट ये अटेम्प्ट करना चाहिए. ये नहीं कि पीसमिल मैनर में एक स्टेट आज बना दिया, दूसरे स्टेट कल बना देंगे, और इस तरह से ये जो इश्यू है उसको इस तरह से नहीं डील करना चाहिए. देयर शुड बी a common parliament made law applicable for the whole country. But that should be done only after very detailed discussion with all stakeholders and after understanding their problems and their concerns, address their concerns. Okay, yeah, madam. Thank you. Sir, last question. Some people are calling it Hindu Code Bill. Do you agree with the statement? Well, if you read that bill, it contains unnecessary details. Okay. It's a highly bloated kind of thing. Okay. Bill. काफी इसको बहुत स्थूल है ये असल में 385 ऐसा कुछ प्रोविजंस है इसमें. इसकी कोई जरूरत नहीं थी. क्योंकि कोई जरूरत नहीं है. That is the thing. तो ये मोस्टली ये मैरिज का प्रोविजन हो, डाइवोर्स का हो, या फिर ये सक्सेशन वाला हो, इन द स्टेट sort of succession and all that kind of thing. ये सारी चीजें बिल्कुल हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट के पैटर्न पर बनाया है. ये फर्स्ट इंप्रेशन है. बिकॉज आई वाज जस्ट ब्राउजिंग थ्रू इट. तो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है कि ये हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट वगैरह के ऊपर उस पैटर्न पर बनाया है. So calling it Hindu Code Bill is right? No, I am not saying that. I am not calling it a Hindu Code Bill, but I am saying that it has been patterned on, it appears to be patterned on Hindu Marriage Act and the Hindu Succession Act. Okay. Thank you so much, sir, for joining us. Law Street Journal. Thank you for your valuable time. Thank you. लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में.